हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हम चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं एंड फॉर टुडे आवर नेक्स्ट एंड न्यू फ्रेश टॉपिक इज़ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेसेस के बारे में, जिसमें हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेसेस में डिफरेंट केसेस वहाँ पे स्टडी करे थे। एक केस वो था जब हमने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा था इन केस ऑफ किसके? कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव सरफेस में, जिसमें हमारे पास कॉन्वेक्स के हमने दो केस स्टडी करे थे, जिसमें जब ऑब्जेक्ट हमने रेयर मीडियम में रखा है और इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड वर्चुअल। ऐसे ही हमने कॉनकेव के केस में पढ़ा था, उसमें एक ही केस दिया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। और कॉनकेव जो सरफेस है वो आपको पता ही है, वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही बनाती है, तो उसका हमने एक ही केस करा था। देन उसके बाद हमने कॉन्वेक्स का सेकंड केस लिया था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। अब वहाँ पे हमारे पास जो सरफेसेस दी गई हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेसेस, वो जो हमने बनाई है वो किसके थ्रू बनाई है? एक ग्लास के थ्रू, और ग्लास भी एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, आपको पता ही है। तो उन्हीं सरफेसेस को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का अगर हमें लेंस बनाना हो, उन सरफेसेस को कंबाइन करके अगर हमें एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाना हो, तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो किस किस को रिलेट करवाता है? ये फॉर्मूला रिलेशन देता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस का विद किसके साथ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसेस का यहाँ पे रिलेशन देता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस दो सरफेसेस से मिलके बनता है। एक तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कैसा सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। और अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस में ये कौन सा सरफेस है? कॉनकेव सरफेस। जब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस को, तो हमारे पास क्या बनता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस, या फिर सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करूँ? बाय कॉनकेव लेंस की बात करूँ, तो वो यहाँ पे दो सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। कौन कौन से? पहला है यहाँ पे कॉनकेव सरफेस, फिर है उसके बाद कॉन्वेक्स सरफेस। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं कॉनकेव लेंस या फिर बाय कॉनकेव लेंस। नाउ अब बात आती है कि जब हम इसकी एक्सप्रेशन करेंगे, ये फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, तो उस केस के लिए हमने क्या क्या एजम्पशंस ले रहे हैं? तो एजम्पशन प्रीवियस वाले ही हैं कि इस लेंस को हमें थिन लेट करना है। थिन का मतलब क्यों यहाँ पे थिन क्यों लेट करना है? क्योंकि जब हम थिन लाइट करेंगे तो जो भी इसका ऑप्टिकल सेंटर है और जो पोल हैं, दो पोल बनेंगे ना, क्योंकि इसमें सरफेसेस कितनी है? दो हैं। तो जितने भी इसके पोल्स बनेंगे, टू पोल्स और ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये लेंस थिन होगा तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक दूसरे के वेरी क्लोज होंगे। जब ये क्लोज होंगे तो हम वहाँ पे P1 P2 की जगह क्या लिख सकते हैं? OB लिख सकते हैं। इट मीन्स ये तीनों जब पॉइंट्स लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन we can say that they coincide with each other. Okay? तो लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए पहला एजम्पशन तो ये रहा। सेकेंड एजम्पशन क्या है कि जो भी एपर्चर होगा लेंस का, वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। एपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है लेंस मोस्टली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपनी आँखों पे लगाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉपर जो भी किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो उसे करेक्ट करने के लिए। और हमारी आँखों का लेंस वैसी क्या होता है? छोटा होता है, उसका अपर्चर वैसे ही छोटा होता है, तो उसमें जो लेंस लगेगा उसका अपर्चर भी क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। थर्ड थिंग, ऑब्जेक्ट और इमेज को हमें पॉइंट साइज लेट करना है, और जो भी अल्फ़ा बीटा गामा, ये पता ही आपको कौन कौन से एंगल है, ये जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब के सब कैसे बनने चाहिए? स्मॉल बनने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। इससे पहले आपको इसका डायग्राम समझना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक बाय कॉन्वेक्स लेंस लेट कर रखा है, ले रखा है, कंसीडर कर रखा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जिसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और ये है हमारे पास रेयर मीडियम, जिसको हम एयर भी बोल सकते हैं। एयर ले रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और यहाँ पे भी μ1 होगा। अब यहाँ पे दो सरफेसेज हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है इनके सेंटर पॉइंट भी दो बनेंगे, एक
पोल P1 और दूसरा पोल P2 एंड O इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। इसको ऐसा करते हैं O डैश ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट को भी लेंगे तो ऑब्जेक्ट को O लेंगे ना, ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट को। तो ये O डैश क्या ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पे दो सर्फेसिस बन रही है XP1Y और दूसरी कौन सी बन रही है XP2Y। सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम है दोनों सर्फेसिस की नॉर्मल रेज ड्रॉ करना विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम बात करिए XP1Y की। अगर मैं XP1Y को गोल घुमाऊं तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड लाई करेगा, तो इसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर और नॉर्मल, पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ड्रॉ होगा। जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है वो है XP1Y का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C1 लेट कर लिया मैंने, ठीक है। और N1 C1 इज दी नॉर्मल रे फॉर XP1Y। सिमिलरली वी फाइंड हेयर XP2Y सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि इस साइड लाई करेगा। तो इसके लिए भी ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है वो है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर XP2Y, और इसको लेट कर लेते हैं N2। N2 C2 इज दी नॉर्मल फॉर XP2Y। नाउ अब बात आती है ऑब्जेक्ट रखने की। तो ऑब्जेक्ट मैंने रेयर मीडियम में प्लेस किया है। दिस इज ऑब्जेक्ट O विच इज पॉइंट साइज। नाउ सबसे पहले ये जो इसकी इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे इंसिडेंट होगी XP1Y पे, और कहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा इस वाले पॉइंट पे। तभी मैंने यहाँ पे नॉर्मल रे ड्रॉ कर रखी है। बच्चे क्या करते हैं, दूसरी वाली नॉर्मल रे यहाँ पे इसके लिए क्या कर देते हैं, इस पे इंसिडेंट करा देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है N2 C2 यहाँ पे XP2Y सरफेस का नॉर्मल है। हमें यहाँ पे किसके साथ इंसिडेंट कराना है, जहाँ पे N1 C1 का क्या होगा, कॉमन पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा लेंस का, ठीक है। N1 C1 के साथ इंसिडेंट रे। अब आपको पता है ये रेयर टू डेंसर जा रही है रे, तो ये क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद दूसरा टाइप का रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पे, समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे XP2Y सरफेस नहीं होती तो उस केस में क्या होता, ये जो रे सीधी है ये बिल्कुल सीधे यहाँ पे चली जाती और क्या बना देती, एक इमेज बना देती। इस इमेज को लेट कर लेते हैं I1। ओके, कब, जब सिर्फ XP1Y सरफेस होती, XP2Y सरफेस नहीं होती। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे XP2Y सरफेस लगा दी है तो उस केस में क्या होगा, देखिए अब ये जो रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। डेंसर से रेयरर मीडियम पे जाने पर ये बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, मतलब जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन इस सरफेस की वजह से वो वहाँ पे डेंसर से रेयरर के केस में वो बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगी। तो इस रे को हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से। तो जो हमारे पास फाइनल इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, I। अब जरा इसे ध्यान से समझिए, क्या आपको ये सब पता है कि इंसिडेंट रे जो होती है वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट से आती है, और जो वहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कट कर रही है वो क्या देती है, वहाँ पे इमेज देती है। ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस वाली एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, देखिए XP1Y सरफेस के लिए, XP1Y सरफेस के लिए सिर्फ यहाँ पे देखिए XP1Y सरफेस, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कौन, O। देखिए XP1Y सरफेस के लिए जो इंसिडेंट रे, देखिए ये है इसका नॉर्मल, इस नॉर्मल के लिए इंसिडेंट रे ये रे, और ये इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से, O से। तो इसका मतलब क्या, XP1Y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, O। नेक्स्ट XP1Y सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे वो ये है, स्ट्रेट जो बिल्कुल जा रही है, मैंने ऐसे वर्चुअली से आगे बढ़ा रखा है। तो ये जो स्ट्रेट जा रही है वो कहाँ पे इमेज बना रही है, I1। अब आप बोलेंगे I भी तो है, नहीं, ये I तब है जब XP2Y सरफेस हमने यहाँ पे ऐड कर रखी है। अगर XP2Y सरफेस नहीं होती तो क्या होती, ये रे बिल्कुल सीधी जाती और I1 यहाँ पे क्या बन जाती, इमेज। तो यहाँ पे XP1Y सरफेस के लिए इमेज का काम कौन कर रहा है, I1। ओके, साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रेयर टू डेंसर हो रहा है। रेयर टू डेंसर हो रहा है तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखाई थी, वो लिख लेते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको बताई नहीं, वो क्या,
जैसे ओ डैश सी वन, यहाँ पे पहला क्या है C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एक्स पी वन वाई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है R1। R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एक्स पी वन वाई सर्फेस। R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्स पी वन वाई का। ऐसी ओ डैश C2 क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसके लिए, एक्स पी टू वाई के लिए। जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, ओ डैश O तक। और फाइनली दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इमेज बन रही है, रियल इमेज, वो कहाँ पे बन रही है, आई पे। तो ओ डैश आई यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस, जो कि मैंने वी लेट कर रखा है। तो आपको मैंने देखिए जो इससे पहले रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस कराया था उससे मैंने एक एक्सप्रेशन कराया था, याद होगा आपको, फ्रॉम रेयर टू डेंसर वाला, माइनस का μ1/u प्लस माइनस का, यहाँ पे लिख रही हूँ, माइनस का μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस का μ1/r1, याद होगा आपको। तो देखिए जब हम एक्स पी वन वाई सर्फेस की बात करें तो माइनस का μ1 एज इट इज़, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे O, तो O की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी है, U, इसलिए यहाँ पे U आ गया है, ठीक है, U आ गया है, प्लस μ2/v। v यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब ये बताइए एक्स पी वन वाई सर्फेस के लिए इमेज कौन है, I1 है, देखिए I1 है। I1 की डिस्टेंस O डैश क्या होगी, I1 होगी, V नहीं होगी, O डैश I1 होगी, जो हमने नहीं लिखी है। तो V की जगह यहाँ पे क्या आएगा, O डैश I1। और μ2 माइनस μ1 अपॉन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका जो हमने सरफेस ले रखी है, जो कि क्या आएगा, R1। R1 यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, आपको पता ही है, क्योंकि O डैश C1 की डायरेक्शन इंसिडेंट रे के ही टूवर्ड्स है। तो ये बना देंगे एक्सप्रेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा μ2 माइनस μ1/r, जो भी फॉर्मूला होता है उसमें जो राइट हैंड साइड होता है वो फॉर्मूला बताता है पावर को। पावर को मतलब अगर आपके पास यहाँ पे जो लेंस है वो कन्वर्जिंग बिहेवियर दिखा रहा है, तो तब वहाँ पे पावर आएगा μ2 माइनस का μ1/r। ये लिखा भी रखा मैंने आपको नोट्स में। अगर वहाँ पे डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखा रहा है तो उस केस में क्या आएगा, μ1 माइनस का μ2/r, आपको याद रखना है। और इस केस में ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये ऑलवेज कैसा नेचर दिखा रहा है, दोनों ही केस में, यहाँ पे भी चाहे यहाँ पे भी, दोनों ही केस में ये कन्वर्जिंग नेचर दिखा रहा है। तो यहाँ आपको ये रखना है कि डेंसर से रेयर होगा या रेयर से डेंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, बट राइट हैंड साइड क्या आएगा कन्वर्जिंग के लिए, यही आएगा μ2 माइनस का μ1/r। स्टार्ट करते हैं सेकेंड सरफेस के लिए। XP2Y सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, दिस वन। और आपको ये दिख रहा है ये रे यहाँ तो कहीं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मिल नहीं रही है, यहाँ पे मतलब कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई थिंग ही नहीं है। तो मैं इस पर्टिकुलर रे को अगर स्ट्रेट प्रोड्यूस करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये मिल रही है स्ट्रेट करके I1 पे। तो इट मीन्स ये जो इंसिडेंट रे है ये वर्चुअली किसकी है, I1 की है। वर्चुअली क्यों, क्योंकि मैंने डैश डैश करके इस I1 को यहाँ पे मिलाया है, इस I1 पॉइंट पे से मिलाया है। तो इट मीन्स XP2Y सरफेस के लिए ये जो I1 है, जो कि किसकी इमेज थी, XP1Y सरफेस की इमेज थी, तो XP2Y सरफेस के लिए I1 यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब जो इसकी इमेज है वो XP2Y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब नकली ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर की वजह से देखिए रिफ्रैक्टेड रे ये मिल रही है XP2Y की, तो XP2Y के लिए I जो है वो है यहाँ पे इमेज, कैसी इमेज, रियल इमेज। अब आपको दिख रहा होगा कि XP2Y सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है डेंसर से रेयरर की तरफ। डेंसर से रेयरर का केस आपको मैंने बताया था, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या थी, ये थी, याद होगा, ये एक्सप्रेशन याद होगी। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए आपको पता है कि यहाँ पे एक्चुअली आना ऐसा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगी क्योंकि उस वाले केस में वो डाइवर्जिंग बिहेवियर दिखा रहा था। इस वाले केस में जो यहाँ पे हमारे पास ये लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर दिखा रहा है, तो कन्वर्जिंग नेचर के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगी μ2 माइनस का μ1/r। इसको यहाँ पे पुट करते हैं। आप देखिए माइनस का μ2 एज इट इज, u क्या है, XP2Y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कौन है, I1 ये रहा। तो इसके लिए जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O डैश I1। इसको आप एक और बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, इजी, अगर आपको एक बार में समझ में आ गई। वरना जब तक आपको समझ में नहीं आई है तब तक इसे प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी और ईजी भी है। प्लस μ1/v, v यहाँ पे क्या बता रहा है उस एक्सप्रेशन में, इमेज डिस्टेंस, इसके लिए इमेज कौन है, I।
और आई आपको दिख रहा है कितनी डिस्टेंस पे है ऑप्टिकल सेंटर से v, और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे v लिख दिया है। इज इक्वल्स टू, ये कैसा नेचर दिखा रहा है लेंस? कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर दिखा रहा है तो μ2 माइनस का μ1 अपॉन xp2 y सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r2, और ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसकी डिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का r2 बाय साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और हमारे पास ये इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन आएगा। अब देखिए कैसे आता है, तो देखिए ये आ गया जिसमें से हमारे पास μ2 अपॉन o डैश I1 दोनों ही इक्वेशन में कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा μ1 यहाँ पे कॉमन है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन वी। ओके, इन दोनों में से अब देखिए प्लस माइनस तो क्या होता है माइनस, तो मैं डायरेक्ट इसे क्या लिख रही हूँ माइनस, ये साइन यहाँ पे डायरेक्ट माइनस और ब्रैकेट मैंने हटा दिया है। दोनों में से कॉमन आ रहा है μ2 माइनस का μ1, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। ठीक है, अब बात आती है μ1 की। μ1 को भेज दो इधर की साइड तो डिवाइड होगा ना, माइनस का 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन μ1, और ये एज इट इज़। ये मैथमेटिक्स तो आपको इजीली आती है। आपको पता है फ्रॉम लेंस इक्वेशन से कि 1 अपॉन एफ किसके इक्वल होता है 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। दिख रहा होगा आपको 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, ये क्या है 1 अपॉन एफ, इसके बदले 1 अपॉन एफ लिख लेते हैं। ये μ1 जो है वो इसके नीचे भी आएगा इसके भी नीचे आएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा ना μ2 अपॉन μ1 माइनस का μ1 अपॉन μ1 कितना हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। अंदर जो बच रहा है वो एज इट इज़ लिख दीजिए 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2। आपको पता है जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 वो किसके इक्वल होता है μ2 अपॉन μ1 के, पता ही होगा आपको। तो इसके बदले क्या आ जाएगा डायरेक्ट म्यू आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू एज इट इज़ माइनस का 1 अपॉन r1 माइनस का 1 अपॉन r2, जो कि है यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर फोकल लेंथ लेंस। जब ये एक्सप्रेशन कर दी है तो ये एक्सप्रेशन आपको कम से कम 4 टाइम्स तो आपको इसको प्रैक्टिस करना ही है, तभी जाके आएगा आपको। और इसे अच्छे से समझिएगा, कंसेप्ट अच्छे से समझिएगा, तभी आप ये एक्सप्रेशन अच्छे से कर पाएंगे। इसको रोटिंग मेथड के थ्रू मत करना, रटना मत, इसको समझ के ही करना, क्योंकि जब तक और साथ ही साथ इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के थ्रू ही आप यहाँ पे एक्सप्रेशन करेंगे।